लास्ट लेक्चर में हमने फोटो करंट का वेरिएशन देखा था डिफरेंट फैक्टर्स के साथ, जैसे फोटो करंट फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज होता है, इंसिडेंट रेडिएशन की फोटो करंट इंटेंसिटी के साथ कैसे चेंज होता है, और कलेक्टर प्लेट के पॉजिटिव और निगेटिव पोटेंशियल के साथ किस तरीके से चेंज होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक ने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया था। आइंस्टाइन ने उसी हाइपोथेसिस को एक्सटेंड किया तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए। आइंस्टाइन के मुताबिक लाइट एक पर्टिकुलर कंडीशन में इस तरीके से बिहेव करती है जैसे कि ये एक पार्टिकल हो, और ये एनर्जी को रिलीज या एब्सॉर्ब करती है इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और क्वांटा, डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में ये एनर्जी एब्सॉर्ब या रिलीज करती है। एक क्वांटम को आइंस्टाइन ने नाम दिया था फोटॉन का, और एक फोटॉन की एनर्जी h के बराबर होती है, जहाँ पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू फोटॉन की फ्रीक्वेंसी। ये व्योलाइक प्रॉपर्टी यानी फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी यानी एनर्जी को रिलेट करती है, इसलिए ये इक्वेशन आइंस्टाइन्स इक्वेशन कहना। इस इक्वेशन से जाहिर है कि एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली चेंज होती है, यानी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस एनर्जेटिक रेडिएशंस होंगे। या फ्रीक्वेंसी को अगर हम वेवलेंथ के फॉर्म में लिखें न्यू सिंस इट इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, तो एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन किस तरीके से हो जाएगी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल बी इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। तो अगर इन रेडिएशंस की वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, दैट इज शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस विल बी हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस। हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस एनर्जेटिक होंगे या शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस एनर्जेटिक रेडिएशंस होंगे। आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के तमाम ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन भी किया। आइंस्टाइन के मुताबिक जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक फोटोन सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है तो ये सरफेस के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, और कोलिजन के दौरान अपनी पूरी एनर्जी विच इज़ h न्यू, फोटोन की एनर्जी h न्यू है, ये फोटोन अपनी पूरी एनर्जी h न्यू इमिटर प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफ़र करता है। इलेक्ट्रॉन पूरी एनर्जी गेन कर लेगा, दैट इज एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू h न्यू। अगर सरफेस का वर्क फंक्शन फाई ज़ीरो है विच इज़ इक्वल टू h न्यू ज़ीरो, तब इलेक्ट्रॉन की गेन्ड एनर्जी बाय द फोटोन, इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन की है फोटोन के जरिए, दैट इज h न्यू। अगर ये एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन फाई ज़ीरो के बराबर या उससे ज़्यादा होगी तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की गेन्ड एनर्जी बाय द फोटोन h न्यू वर्क फंक्शन से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन की डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन फाई ज़ीरो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी required by the electron to knock off from the surface, to escape from the surface, to become free। इलेक्ट्रॉन को सरफेस से फ्री होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन कर रहे हैं, अगर ये फाई ज़ीरो के बराबर होगी एटलीस्ट, तो ये फिर सरफेस से फ्री हो जाएगा और सरफेस को लीव करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी
वर्क फंक्शन से कम होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन सरफेस से नॉक ऑफ नहीं हो सकेगा, फ्री नहीं हो सकेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का इमिशन भी नहीं होगा। तो एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन बाय द फोटोन अगर वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा फ्रॉम द मेटल सरफेस। अदरवाइज अगर ये एनर्जी कम होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन सरफेस से नहीं होगा। या हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। फाई ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। फाई ज़ीरो इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो। सो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन न्यू ज़ीरो विच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी देन फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या उसके बराबर होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होने के लिए। और व्योलेंथ के फॉर्म में ये कंडीशन हम कैसे कहेंगे, इंसिडेंट लाइट की व्योलेंथ थ्रेशोल्ड व्योलेंथ से कम होना चाहिए। जैसे ही फोटोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है, फौरन कोलिजन करता है ये इलेक्ट्रॉन के साथ में और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सरफेस। फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एक्सचेंज होता है एनर्जी का, ये एक्सचेंज इंस्टेंटेनियस है। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ द लाइट ऑन द सरफेस एंड इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं, फोटोन का कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है, ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से इमिट होते हैं। और जैसे ही रेडिएशन स्टॉप किए जाएं, कोई फोटोन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी भी नहीं गेन कर सकेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन भी नहीं होगा। तो जैसे ही रेडिएशंस इंसिडेंट होते हैं, फौरन इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है फ्रॉम द सरफेस, और जैसे ही रेडिएशन स्टॉप होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन भी बंद हो जाते हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए विच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अगर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है सरफेस के ऊपर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसमें ज्यादा फोटॉन्स होंगे। लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स लाइट में ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से इमिट होंगे यानी फोटो करंट ज्यादा होगा। तो अगर इंटेंसिटी इंक्रीज की जाए तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे, इसलिए फोटो करंट भी बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी और फोटो करंट का वेरिएशन हमने देखा था, ग्राफ हमें मिली थी स्ट्रेट लाइन। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे बाय द फोटॉन, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे सरफेस से, तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। सो फोटो करंट इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। एक मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस से इमिट होता है और
जैसे ही लाइट इमिटर पर इंसिडेंट होगी, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से इमिट होंगे। अगर कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल ज़्यादा रखा जाए देन इमिटर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे टुवर्ड्स कलेक्टर और फोटो करंट बढ़ेगा। अगर कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज किया जाए तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट, यानी फोटो करंट इंक्रीज होगा। फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी, जो इंटेंसिटी होती है इंसिडेंट रेडिएशन की, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स को डिटरमाइन करती है इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी इंटेंसिटी डिटरमाइन करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी नॉक्ड ऑफ बाय द इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी जो भी है इंसिडेंट लाइट की, ये क्या डिटरमाइन करती है, मैक्सिमम कितने फोटॉन्स हैं उस लाइट में है और मैक्सिमम कितना कोलिजन हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इमिट हो सकते हैं। तो अगर कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज किया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ये एक्सेलरेट होंगे टुवर्ड्स द कलेक्टर। लेकिन जब तमाम नॉक्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे तो फिर कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल और इंक्रीज करने पर अब कोई इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है जो विच इज टू रीच टू द कलेक्टर, कोई इलेक्ट्रॉन्स अब बाकी बचे नहीं है। मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए थे ये तमाम कलेक्टर तक पहुंच चुके हैं, अब कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं है, इसलिए अब फोटो करंट इंक्रीज नहीं होगा, दैट इज इट विल बिकम कांस्टेंट। दैट इज व्हाई वी गेट सैचुरेशन करंट। इस तरीके से हमें सैचुरेशन करंट मिलता है। पोटेंशियल और फोटो करंट के वेरिएशन में हमने देखा कि जब पोटेंशियल इंक्रीज किया जाता है, जैसे से कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंचेंगे, इसलिए फोटो करंट भी इंक्रीज होगा। लेकिन जब तमाम नॉक्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंच चुके होंगे उस वक्त कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं बचा हुआ है विच इज़ टू रीच टू द कलेक्टर, इसलिए आप प्लेट का पोटेंशियल और इंक्रीज किया जाए तब भी फोटो करंट इंक्रीज नहीं होगा, इट विल बिकम कांस्टेंट। यहाँ पर हमें सैचुरेशन करंट मिलता है। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन की एनर्जी hν गेन करने के बाद ये सरफेस से इजेक्ट होते हैं। फोटॉन की जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब करते हैं, कोलिजन के दौरान फोटॉन जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है सरफेस के, विच इज़ hν। आउट ऑफ दिस एनर्जी hν इलेक्ट्रॉन्स कुछ पार्ट एनर्जी का यूज़ करते हैं सरफेस से स्केप होने के लिए, नॉक ऑफ होने के लिए, फ्री होने के लिए। इस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है। डिफरेंट मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से फ्री होने के लिए डिफरेंट एनर्जी लगती है। तो फोटॉन के जरिए इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी गेन करते हैं, टोटल एनर्जी hν, इसमें से φ0 अमाउंट ऑफ एनर्जी का इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं सरफेस से फ्री होने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी एनर्जी बची, hν में से φ0 एनर्जी उन्होंने यूज की टू बिकम फ्री, टू escape फ्रॉम द सरफेस। तो जो एनर्जी बचेगी दैट विल बी hν माइनस φ0। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होती है। So maximum kinetic energy of the electrons which are emitted from the surface will be equal to hν minus φ0. This equation is called Einstein's photoelectric equation.
ये आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस से इजेक्ट होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वैरिंग डेप्थ से इजेक्ट होते हैं सरफेस से। कुछ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इजेक्ट होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इनर ऑर्बिट से एस्केप करेंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसलिए इनकी एनर्जीज डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हमें मालूम है डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज डिफरेंट होती। इसके अलावा जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस तो उस दौरान इनका कोलिजन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी हो सकता है, और इस कोलिजन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज कर सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज डिफरेंट होती है व्हेन दे आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसके अलावा अगर कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल लो है देन इमिटर के कंपैरिजन में अगर कलेक्टर का पोटेंशियल लो है तो ये इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ये रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और इस रिटार्डिंग फोर्स को ओवरकम करने में भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी कुछ एनर्जी स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी कुछ एनर्जी लूज कर सकते हैं। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E है, तो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट E इंटू V0 इतनी एनर्जी की जरूरत हो। सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स which are emitted from the emitter surface is if equal to or greater than E into V0, then only the electrons can reach to the collector plate। अगर emitted electrons की maximum kinetic energy E into V0 के बराबर या उससे ज़्यादा है, फिर इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी है तभी वो रिटार्डिंग फोर्स को ओवरकम करते हुए इमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट तक पहुंच सके। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की E इंटू V0 इस एनर्जी से कम है देन इलेक्ट्रॉन्स विल लूज ऑल द एनर्जी एट द कलेक्टर ओनली। ये कलेक्टर तक पहुंच नहीं सकेंगे, इसलिए फोटो करंट जीरो होगा। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम देख चुके हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई जीरो। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E इंटू V0 के बराबर होनी चाहिए फोटो करंट के लिए। अगर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E इंटू V0 से कम होगी तो फोटो करंट जीरो होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं सकेगा कलेक्टर तक। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे फॉर द फोटो करंट टू फ्लो EV0 it should be equal to h nu minus phi z। So we can say the stopping potential V0 it depends on the frequency of incident light and work function phi 0। तो stopping potential इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और ये मटेरियल सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सो ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग दिस आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन।